बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज हम हिंदी का पहला मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो ये जान लीजिए कि आपका पूरा पूरा प्रश्न हूबहू मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का अगर 5 से 6 मॉडल पेपर हिंदी का करवा दिया जाए तो उसी में से हूबहू आपके सारे प्रश्न फंस जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम हिंदी का पहला मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। आप अच्छे से पढ़िए और प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों के स्क्रीन पर जो हमारा जो मतलब व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पर बाएं साइड आपका, इधर से बाएं साइड आपका स्क्रीन पर जो है मॉडल पेपर नजर आएगा। हम ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आप लोगों का जो मैथ का जो मॉडल पेपर करवाया गया, हमारे जो अवधेश सर जी ने करवाया, वो मैथ के मॉडल पेपर में आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो हिंदी के जो मॉडल पेपर हैं वो आपके स्क्रीन पर बाएं साइड में आपके मॉडल पेपर को दिखाया जाए। तो आप जो हिंदी का हम मॉडल पेपर करवाने जा रहे हैं या इंग्लिश का जो मॉडल पेपर हम करवाएंगे वो धीरे धीरे करके आपके बोर्ड एग्जाम तक समाप्त कर दिए जाएंगे। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी को आएगा उससे पहले समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब जिस दिन पेपर रहेगा उसके एक दिन जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो भी प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम श्रृंखला भी लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम। तो आगे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए हमारा मॉडल पेपर हमारे सामने रखा हुआ है। तो हम पहले मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन हम जो है लेकर के आए हैं। तो देखिए क्या है कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर, आपका जो पेपर है कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है, वह पेपर क्या है कि 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला होगा का खंड और दूसरा होगा खा खंड होगा। जो खंड का होगा वो बहुविकल्पीय होगा और खंड खा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा, यानी उसे लिखने के लिए आएगा। लेकिन जो खंड का होगा, ये सबसे पहले बेटा क्या है, किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हमें सर्वप्रथम प्रश्नों के मॉडल को समझना चाहिए कि वास्तव में प्रश्न जो आता है वह किस प्रकार से आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि हिंदी के जो प्रश्न आएंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड में 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। पहला जो होगा वो खंड का होगा और दूसरा होगा खंड खा। जो खंड का होगा उसमें 20 प्रश्न के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो OMR शीट पर आपको गोला करना होगा, टिक करना होगा। लेकिन जो खंड खा होगा वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसमें लिखने के लिए आएगा। अब जैसे दे देगा संदर्भ प्रसंग लिखने के लिए देगा, कुछ अनुवाद करने के लिए देगा। जैसे संस्कृत, जो आपका संस्कृत का एक पार्ट है हिंदी में, उसमें कुछ अनुवाद करने के लिए देगा, कुछ संस्कृत से संबंधित प्रश्न देंगे, उसके बाद निबंध दे देगा और ऐसे ऐसे तमाम देंगे। लेकिन जो खंड का है उसमें पूर्णतः बहुविकल्पीय होगा। तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों को खंड का पूरा एकदम करवा देंगे। और खंड का चूंकि एक वीडियो में पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम प्रश्नों को बताते रहेंगे, आप प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। और आप बढ़िया से जो प्रश्न आप लोगों को मॉडल पेपर में बताया जाए उस प्रश्न पर आप मतलब मेहनत कीजिए और जितने भी मॉडल पेपर करवाए जाए उसके एक बढ़िया नोट्स बनाइए, उसी नोट्स का रिवीजन करते रहिए और आपका तैयार हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। खंड का में देखते हैं, पहला क्वेश्चन आया है, दिया है, पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक कथन सही है। कोई एक कथन सही है। एक कथन सही है। सही है, प्रश्नों नहीं कथनों होगा यहाँ। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और कह रहा उसे पहचान कर लिखिए। उसे पहचान कर लिखिए। अब बेटा ये हमारा मतलब क्या होगा, जो आपका पहला प्रश्न आएगा और भी तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन हमारे मॉडल पेपर में पहले सही और गलत का निशान लगाना है। मतलब जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। तो सही कथन में पहला दिया है, कथन जो दिया है पहला दिया है आ क्या दिया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे।
नाटककार थे, ये दिया है। बाद दिया है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। दूसरा अगला दिया है सा जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सा दिया है जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अगला दिया है दा गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। अब देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है बेटा। हमारे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम स्क्रीन पर उसका पीपीटी बना के तैयार रहे, हम स्क्रीन पर हटाते रहे, खटाता रहे। समय क्या लगता है? समय ये लगता है पहले लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम आसानी से उसको स्क्रॉल करके बताते रहते, लेकिन हमें एक एक ऑप्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद उसको सही करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों का समय ज्यादा लग रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो देखिए यहाँ तो पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है? ये पहले प्रश्न के रूप में आया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही उसे पहचान कर लिखिए। मतलब सही कथन को पहचान करके लिखना है। तो पहला कथन क्या दिया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे, सही है। दूसरा दिया है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तीसरा दिया है जयप्रकाश भारती एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा दिया है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। सही कौन सा है? दूसरा वाला सही है। क्या है? दूसरा वाला सही है। मुंशी प्रेमचंद क्या दिया है? मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। आप जानते हैं पूछ की रात उन्हीं की तो रचना है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो एक क्या थे? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इसका मतलब इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? बा वाला ऑप्शन सही है। अब बेटा क्या होगा कि जब आपका ओएमआर सीट आएगा तो ऐसे जब गोला करने के लिए आएगा तो ऐसे एक नंबर लगा रहेगा, उसमें दिया रहेगा ABCD, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे गोला बना रहेगा। गोले को क्या करना रहेगा? जो ऑप्शन सही रहेगा उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे? मान लीजिए बा सही है तो बा मींस बी हो जाएगा, तो इसको बी को हम क्या कर देंगे? काला कर देंगे। तो ओएमआर सीट पर आपको ये करना रहेगा, इसलिए आप जरा ध्यान से भरिएगा, नहीं बहुत हो जाता है, बहुत लोगों से दिक्कतें हो जाती है। पेपर में कुछ और टिक मार देते हैं और जब ओएमआर पर भरना रहता है तो कुछ और गलतियां कर देते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा वाला। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। नोट किया? नोट कीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, यह भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है। अब किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया है, ये तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा भी छूट गया, चलो तीसरा लगा देते हैं। पहला दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आ दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
बा दिया है बेटा, बा दिया है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। सा दिया है बेटा भूषण, भूषण। और दा दिया है आपका राय कृष्णदास। क्या दिया है? राय कृष्णदास, राय कृष्णदास। तो कौन सा सही है? पहला दिया है भारत, ये क्वेश्चन है भारत दुर्दशा रचना है। इस प्रश्न पत्र का जो मॉडल पेपर है इसका तो तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा भी छूटा हुआ है, ध्यान नहीं दिए। तो भारत दुर्दशा रचना है, तो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया है राम कुमार वर्मा, तीसरा दिया है भूषण और चौथा दिया है राय कृष्णदास। क्या दिया है? राय कृष्णदास। तो सही कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जल्दी से। तो देखिए इसका पहला सही होगा। कौन इसके रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बेटा अभी कमेंट बॉक्स में बताने में भी समस्या होती है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि आप लोग चैनल को खूब ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब को बढ़िया से करवाइए ताकि लाइव चलवाने का हमें अवसर मतलब मिल सके, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे हम लाइव क्लास नहीं चला सकते। हाँ, दूसरे ऑप्शन से दूसरे ऐप के द्वारा चला सकते हैं, लेकिन 10-5 मिनट के लिए चला सकते हैं। 40-40 50-50 मिनट हम लाइव नहीं चला पाएंगे। तो सबसे पहले जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा होगा हम लाइव नहीं चला सकते, उसका रूल होता है यूट्यूब का। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में तब आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं। जवाब का क्या होगा कि लाइव जो चलेगा तो उधर बच्चा बताता रहेगा, तो अभी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन बाद में भी बताइएगा, अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये तीसरा वाला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा रचना है, तो किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा पहले करवा दिए थे। महादेवी वर्मा द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। अब ये 4 ऑप्शन दिया, उसी में से एक है, तो कौन सा है? पहला देख लो। आ दिया है रेती के फूल, रेती के फूल। बा देख लो, सा है और दा है। ये 4 ऑप्शन है। दूसरा दिया क्षणदा, क्षणदा। तीसरा बेटा दिया हंस, हंस। और चौथा दिया उर्वशी। क्या दिया है? उर्वशी। अभी हमको बताना है क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के समक्ष स्क्रीन पर है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, तो कौन सा है बेटा? इसका क्या होगा? रेती के फूल हैं कि क्षणदा है कि हंस है कि उर्वशी है? कौन सा है? रेती के फूल तो है नहीं, हंस तो है नहीं, उर्वशी तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बा ऑप्शन सही है। यानी क्षणदा क्या है? किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। क्या दिया है? अच्छा पहले आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है छठवां, हम कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, छठवां। अभी चौथा पांचवा छूटा हुआ है। छठा है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत जायसी का पद्मावत किस भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है? जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। 4 ऑप्शन दिया है, आ, बा, सा और दिया है दा। पहला दिया है अवधि। क्या दिया है? अवधि।
अवधि। पा दिया है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। फिर दिया है बेटा खड़ी बोली, खड़ी बोली। और फिर दिया है फारसी। क्या दिया है? फारसी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है जायसी, जायसी मीन्स मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया, यही पूछा है। यानी जायसी मीन्स मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, यानी पद्मावत जो रचना है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज भाषा में तो लिखा नहीं गया है, खड़ी बोली में लिखा नहीं गया है, फारसी में लिखा नहीं गया है, तो लिखा किस में गया है? अवधि में। किसमें? अवधि में। जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला दिया है, क्वेश्चन दिया है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 8वां देख लेते हैं पहले, अभी छोड़े हुए हैं तो एक क्वेश्चन छोड़ा है हमने। दिया है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 4 ऑप्शन दिया है बेटा। आ दिया है, बा दिया है, सा दिया है और दा दिया है। ये 4 ऑप्शन में से एक सही है। पहला दिया है उर्वशी, उर्वशी। बा दिया है बेटा पल्लव, पल्लव। सा दिया है परिमल। क्या दिया है? परिमल। और दा दिया है कामायनी, कामायनी। ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है निम्न में से, तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है उर्वशी, दूसरा दिया है पल्लव, तीसरा दिया है परिमल और चौथा दिया है कामायनी। तो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, क्यों? अच्छा, तो इसमें सही कौन सा है? पल्लव सही है। नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है बेटा कि रीतिकाल के अन्य नाम हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है। रीतिकाल के, रीतिकाल के अन्य नाम हैं, अन्य नाम हैं। तो कौन सा नाम है? पहला दिया है आ, बा, सा और दा। जैसे आदिकाल का नाम होता है वीरगाथा काल होता है ना, चारण काल होता है, तमाम नाम है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। उसी प्रकार से जो होता रीतिकाल उसके भी नाम है, अन्य नाम भी होते हैं। पहला दिया आ में दिया है स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। बा दिया है बेटा आपका श्रृंगार काल। क्या दिया है? श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। सा दिया है आपका बेटा उद्भव काल, उद्भव काल। ठीक। और दा दिया है आपका संक्रांति काल, संक्रांति काल। इसका कौन सा सही होगा? श्रृंगार काल। वेरी गुड, बहुत सही। ये हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन तो अभी हम लोगों ने 15 दिसंबर से शुरू किया, 8 दिसंबर को हमने चैनल बनाया, उसके बाद हमने शुरू किया है ऑनलाइन क्लास। लेकिन ऑफलाइन क्लास कई वर्षों से चल रही है। हमारा जो क्लास है वो 5 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 10th और क्लास 9, 10th और उसके बाद जो है 11, 12th का, मतलब 12th का। ठीक। अभी 11th में कहाँ होगा? जो 9th में है वो 10th में, मतलब 10th में जाएंगे। 10th वाले जब एग्जाम देंगे तो 11th में जाएंगे जब पास होंगे। और उसके बाद 11th वालों का शुरू होने वाला है, मतलब 12th वालों का जो 12th होंगे। तो 9, 10 और 12 का बैच जल्द ही आपका 5 फरवरी से शुरू होने वाला है। आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप आपके कोई भी आसपास पड़ोस में हो पढ़ने वाले तो आप यहाँ भेजिए हमारी इस कोचिंग संस्थान पर, आप जानते ही हैं। तो अच्छे से पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन दिया है
कि रीति काल के अन्य नाम हैं, तो कौन सा नाम है? श्रृंगार काल। कौन सा? श्रृंगार काल। नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दिया है, दिया रानी केतकी की कहानी के लेख के रचनाकार हैं। 10वां क्वेश्चन है बेटा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, कौन है? 4 ऑप्शन दिया है, आ, बा, सा और दिया है दा। पहला दिया है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। दूसरा दिया है बेटा सदा सुखलाल। सदा सुखलाल। तीसरा दिया है बेटा लल्लू लाल। लल्लू लाल। और चौथा दिया है ऊपर क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नोट करिए जल्दी से। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। फट से नोट कीजिए। अगला देखिए, अगला देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? ये क्वेश्चन है बेटा। आ दिया है, बा दिया है, सा दिया है और दा दिया है। पहला दिया अहिंसा। अहिंसा। बा दिया है ईमानदारी। ईमानदारी। सा दिया है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा। और दा दिया है सभी। उपरोक्त सभी। अब देखिए भारतीय संस्कृति, आप भारतीय संस्कृति के बारे में आप जानते हैं, आप तो इंडियन हैं, आपको पता ही है। अहिंसा तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व तो है। ईमानदारी तो है कि बेईमानी करना चाहिए। ईमानदारी करना चाहिए कि बेईमानी करना चाहिए? ईमानदारी। तो अहिंसा हो गया, ईमानदारी हो गया, और क्या? सत्य बोलना चाहिए, यानी सत्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तो यानी ये चौथा ऑप्शन क्या है? सही है, यानी उपरोक्त सभी सही होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं, ये हमारा हिंदी का मॉडल पेपर चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या दिया है कि तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है? क्या है? तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है। अब आप जानते हैं तुलसीदास के विभिन्न रचनाएं भी पूछ सकता है, जैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछो, ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास के। रामचरितमानस, ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास का। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, ये सब याद रखे रहिएगा। पूछा है कि तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है, मतलब कहां इनका जन्म हुआ था। तो इसमें दिया है आ राजापुर, बा दिया है रुनकता, सा दिया है लहरतारा और दा दिया है लमही। इसमें कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा राजापुर। क्या है? राजापुर। तो पहला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन जो दिया है तुलसीदास जी का सर्वमान्य जन्म स्थान,
मतलब जहां माना जाता हो कि हाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो दिया है राजापुर, रुनकता, लहरतारा, लमही। तो इसमें ऑप्शन सही जाएगा आ। क्या होगा? आ। 13वां क्वेश्चन देखे हैं, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है ये पूछा हुआ है। क्या पूछा है? यामा किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, रसों की संख्या है। अब पूछ रहा रस कितने होते हैं? तो 9 रस होते हैं। कितने होते हैं? 9 रस। तो क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा ये 9वां क्वेश्चन, ये हो जाएगा 9। 16वां क्वेश्चन आ जाते हैं, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है लगा है? अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो जरा ध्यान से देखिए, आपका एक होता है उपसर्ग होता है और दूसरा होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगता है। समझ में आ रहा बात? तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है। तो अब यहाँ देखिए, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ देखिए, अपमान। अब यहाँ जब डिवाइड करेंगे, बांटेंगे इसको, तो मान एक हो जाएगा, अप पहले हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अप क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसका? पंकज। क्या हो जाएगा? पंकज। पंक मीन्स होता है कीचड़, और जा मीन्स होता है जिसका जन्म किसमें हो? कीचड़ में हो। जा माने जन्म लेने वाला, यानी किसका जन्म कीचड़ में हो? कमल का। यानी पंकज का कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार 18वां क्वेश्चन है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, बैठ जाइए सभी लोग। प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? में कौन सी संधि होगी? संधि होगी ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है आ, बा, सा और दिया है दा। इसमें कौन सी संधि होगी? पहला ऑप्शन दिया है गुण संधि। गुण संधि। दूसरा ऑप्शन दिया है यण संधि। यण संधि। तीसरा ऑप्शन बेटा दिया है वृद्धि संधि। कौन संधि दिया है? वृद्धि संधि। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब जरा ध्यान से समझिए, पहला नंबर तो इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है। और स्वर संधि जो होता है वो कितना होता है? दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और अयादि संधि होता है। तो अब क्या होता है, जब हस्व में हस्व या हस्व में दीर्घ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। क्या बनता है? दीर्घ। तो दीर्घ संधि तो है नहीं, क्योंकि इसमें हस्व प्लस हस्व का कोई मान नहीं है, वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं गुण संधि कब होता है, कि जब किसी शब्द के दूसरे या तीसरे पद पर, दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए, ओ या फिर री की मात्रा लगी हो, तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होता है। तो जरा देखिए, कहीं ए और री की मात्रा कहीं लगी है? जैसे मान लो यहां लिख देते महेश। क्या लिख देते? महेश। या फिर लिख देते महर्षि। क्या लिख देते? महर्षि। तो यहां देखिए, तीसरे वर्ण पर री की मात्रा लगी है, दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगी है। तो बेटा ध्यान रखना, यह भी समझ लीजिए कि जब किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर या तो ए की मात्रा लगी हो, या तो ओ की मात्रा लगी हो, या फिर री की मात्रा लगी हो, उसे तुरंत समझ जाओ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। जब किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर दो मात्रा लगी हो, क्या लगी हो? दो मात्रा लगी हो, तो वहां तुरंत समझ जाए कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे मान लो लिख दिए सदैव। क्या लिख दिया? सदैव। महोदय। 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 अब जरा देखिए, दूसरे या तीसरे वर्ण पर देखिए दो मात्रा लगी हुई है, तो ऐसा शब्द अगर पा जाइएगा तो तुरंत लगा दीजिएगा कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। दीर्घ संधि आप जानते हैं, हस्व में हस्व या हस्व में दीर्घ जब मिलाएंगे, या दीर्घ में दीर्घ मिलाएंगे, या हस्व में हस्व मिलाएंगे, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि।
अब बात करते हैं कौन सी संधि तब इसमें होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में क्या आया हो, या तो या आया हो या तो वा आया हो, क्या आया हो, या अथवा वा आया हो, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाता है, यण संधि हो जाता है। क्या होगा, यण संधि। जैसे यही देख लीजिए, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार बराबर क्या हो गया, देखिए यह आया है, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्रतिधन उपकार, अब इसमें देखिए या आया हुआ है, या वह आना चाहिए, ठीक। तो अब यहां देख लीजिए, प्रतिधन उपकार बराबर क्या बन गया, प्रति उपकार, मतलब क्या हो गया, प्रत्युपकार। अब यहां देखिए कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो इसमें विकल्प में सही कर लीजिए, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। अगला देख लीजिए, 19वां क्वेश्चन दिया है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप में होगा। फल शब्द के, नोट करते रहिए, फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति, क्या दिया है, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। फिर कह रहा है कामा, एक वचन में रूप होगा, एक वचन में रूप होगा, एक वचन में रूप होगा, रूप होगा। जरा ध्यान से समझिए, आ दिया है, बा दिया है, सा दिया है और दिया है दा। अब समझिए ध्यान से, आ में दिया है फलेन, फलेन, बा दिया है फलाय, क्या दिया है, फलाय, सा दिया है फलात, क्या दिया है, फलात, और दा दिया है फलस्य, क्या दिया है, फलस्य, फलस्य। इसमें कौन सा सही होगा, क्या सही होगा बताइए, फलाय इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलाय। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, फलाय है ना, फलाय नोट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया पठ धातु लट लकार, कैवा क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। पठ धातु लट लकार, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है। अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से एक है। पहला दिया है आ, पठामह, पठामह, बा दिया है पठामी, क्या दिया है, पठामी, पठामी, सा दिया है पठासी, पठासी, और दा दिया है पठावह, पठावह। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, हम सारे विकल्पों को चुन करके रखे हो, लेकिन कम से कम आप भी हमको बताया कीजिए। बात समझ में आ रहा है, तो आप आराम से इसको बताइएगा, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर जाए बताइएगा, पढ़ने के बाद इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएंगे सभी लोग। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खंड कौन सा था, खंड का था, कौन सा, खंड का। अब खंड खा आ जाते हैं, तो बेटा खंड खा में सब लिखेंगे नहीं, हम ऐसे बता दे रहे हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे देख लीजिए, खंड खा दिया है वर्णनात्मक, खंड खा ये होता है वर्णनात्मक, मतलब लिखने वाला आता है। अब देख लीजिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण है इसमें, खंड खा में, खंड खा। अब देख लीजिए, पहला दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये पहला दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित, गद्यांश पर आधारित, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश कौन सा है आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा। गद्यांश नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम लिखवा भी दे रहे हैं। दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। सबसे भयानक होता है। आगे दिया है वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। धैर्य बना करके बैठे रहिए। अब देखिए बेटा, ये दिया है, हालांकि अंडरलाइन वर्ड हमने ही लिखा है। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन्हीं को अंडरलाइन जो है, जो रेखांकित वाक्य मैंने उतना ही क्यों लिखा है। अब ऐसे पूछ लेता आपके एग्जाम में। और लास्ट में ये जो शब्द है, मैं लास्ट वाला लिख दे रहा हूं। दिया है निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लास्ट में दिया है निरंतर उन्नति की ओर और दिया है उठाती जाएगी। ये आप अपने पुस्तक में ढूंढ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या दिया है, इसमें प्रश्न है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, इसको जल्दी से ढूंढिए, पुस्तक में ढूंढ लीजिए। ये दिया है मित्रता से आया हुआ है। किससे? मित्रता। और इसके जो लेखक है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पता है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये रचना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आगे देखते हैं अब प्रश्न क्या क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है बेटा, पहला प्रश्न पूछा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। और लेखक का नाम लिखिए। तो अब होगा क्या, आप क्या करेंगे, इसके लेखक किस पाठ से लिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस कहां से लिया गया? उत्तर क्या होगा? मित्रता और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समझ में आ रहा बात? अगला क्वेश्चन दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, अभी हमने अंडरलाइन बताया, दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मीन्स बुरे लोगों का साथ। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता,
बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। मतलब जब आप क्या करेंगे, बुरे लोगों का साथ करेंगे तो आप लोगों के अंदर की जो अच्छाई रहेगी, आपकी जो बुद्धि होगी, जो सच्ची बुद्धि होगी, वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा दिया है बेटा, गा दिया है, गा क्वेश्चन दिया है कि अच्छी संगत का लाभ बताइए। अच्छी संगति का लाभ बताइए। अच्छी संगत के कौन कौन से लाभ होते हैं, देखिए इसमें भी दिया है। क्या होगा, जब हम अच्छे लोगों का साथ करते हैं तो हम अच्छा सीखते हैं, यानी हमारी बुद्धि क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, हम अच्छे अच्छे संस्कार हमारे अंदर आते जाते हैं। लेकिन जब हम बुरे लोगों का साथ करेंगे तो हम बुरा ही तो सीखेंगे। तो इसका मतलब अच्छे लोगों का साथ से क्या लाभ होता है, अच्छे लोगों का साथ करने से हमें अच्छे ज्ञान मिलते हैं, हमारे अंदर सदाचार और सच्चे विचार, उच्च विचार पैदा होते हैं, लोगों में उठने बैठने का तौर तरीका हमें आता है। ये सारी बातें आती है कि नहीं आती हैं, तो ये सारा लिख दीजिएगा, ये नोट कीजिए जल्दी से। हम उत्तर नहीं लिखवा रहे हैं, फना फना आप नोट करते रहिए, क्योंकि बोर्ड पर क्या है कि पूरा गद्यांश हम नहीं लिख सकते। कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ी है कि स्क्रॉल करके हम आगे पीछे करते चलेंगे और फीड होगा, पीपीटी बना रहेगा। जब उतना लिखेंगे तो हम कितना घंटा पढ़ाएंगे। अगला देख लीजिए, अगला देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश का पूछता है, फिर बोलता है पद्यांश का। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए, नोट करते रहिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न कौन सा, पहले पद्यांश देख लीजिए क्या है। तो दिया है पद्यांश हमारा क्या है, दिया है चरण कमल बंदव हरिराई। का दिया, हम केवल एक ही करवा रहे, का खा दो दे रहा है। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, हरिराई। फिर दिया है आगे, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। जाकी देखते हैं हम, दरसाई तक लिखा, आगे देखते हैं। बहिरव सुनय, बहिरव सुनय, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलय, गूंग पुनि बोलय, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, छत्र और का धराई। अब यहां देखते हैं, और भी दिया है, लास्ट में हम लास्ट वाला लाइन बोल दे रहे हैं, तिहि पाई दिया है, तिहि पाई। ये नोट कर लीजिए, ये पद्यांश नोट कर लीजिए, जरूर आएगा। दिया चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधय को सब कछु दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलय, रंक चलय सिर छत्र धराई। और लास्ट में दिया है, जो एकदम लास्ट वाला लाइन है, क्योंकि बीच में हमने छोड़ दिया है, पूरा नहीं लिखेंगे, दिया है तिहि पाई। तो इतना यहां से लेकर के, चरण कमल से लेकर के चरण से और पाई तक पूरा एकदम देख लीजिएगा। अब प्रश्न क्या दिया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
दिया है, आ दिया है प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नोट करते रहिए क्या क्या पूछा है, संदर्भ लिखिए। अरे नोट कर लो भैया। अगला दिया है बा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। हमने रेखांकित नहीं किया है बोर्ड पर, लेकिन पेपर में है। जो हमने लिखवाया, जो पंक्तियां हमने पद्यांश की लिखवाई वो रेखांकित है, लाइन ऐसे बनी हुई है। और अगला दिया, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सा दिया है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भैया? अब ये क्वेश्चन पूछा है, तो पहला देखिए दिया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब पाठ का नाम लिखना और इसके लेखक का नाम, इसके जो कवि हैं उसका नाम लिखना है। तो पहला जो दिया है, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, आ का उत्तर हो जाएगा। आ का उत्तर क्या है बेटा? सूरदास के पद। क्या होगा? सूरदास के पद, सूरदास के पद। और कवि कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। अगला दिया है क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जो दिया है, जाकी कृपा पंग गिरिलंघ है, अंधे अंधे को सब कछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी पुन बोले, रंग चलाए सिर छत्र धराई। मतलब दिया है, जाकी कृपा पंग गिरिलंघे, यानी जिस पर ईश्वर की कृपा हो, भगवान विष्णु की कृपा हो, वो क्या होता है? लंगड़ा भी क्या होने लगता है? चलने लगता है। यानी अगर लंगड़े के ऊपर भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी क्या करने लगता है? चलने लगता है। अंधे को सब कछ दर्शाई, और एक अंधे व्यक्ति को सारी चीजें दिखाई देने लगती है। बहिरे सुने गूंगी पुली बोन है, यानी जो बहरा व्यक्ति होता है वो भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की जिस पर कृपा होती है, बहरा भी सुनने लगता है और गूंगा भी क्या करने लगता है? बोलने लगता है। रंक चलाए सिर छत्र धराई, और जो रंक मीन्स भिखारी होता है, यानी भिखारी भी क्या हो जाता है? धन्ना सेठ हो जाता है, और वो सिर ऊंचा करके बड़े ही नाच के साथ चलने लगता है। इसका मतलब भगवान की जिस पर कृपा हो वो आगे बढ़ता चला जाता है, यही लिखना है। फिर आगे दिया है अगला क्वेश्चन कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मतलब इसमें चरण कमल में क्या दिया है? चरण कमल, चरण कमल दिया है, चरण कमल, चरण कमल दिया है। यहां देखिए इसमें ना दिया हुआ, हमने शायद अड़ा लिखा है, चरण में अड़ा लिखे है ना, तो देख लीजिएगा, अड़ा भी हो सकता है ना भी, लेकिन फिलहाल पंक्ति में जो दिया था वही करना था। तो चरण कमल दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंग गिरलंघ है, अंधे को सब कछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी पुर बोले, रंग चलाए सिर छत्र धराई। और फिर दिया सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। तो इसमें पूछा कौन सा अलंकार है निम्नलिखित पंक्तियों में? तो देखिए, चरण जैसे कमल, कमल जैसे जिनके चरण हो। अब अगर यहाँ सासी से जैसा जैसी जैसे सासी से समान तरह अगर आ जाता तो वहां हो जाता कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। लेकिन डायरेक्ट कह दिया गया, यानी जिनके चरण कैसे हो? कमल के जैसे हो। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो उत्तर क्या होगा? रूपक अलंकार। नोट कर लीजिए जल्दी से, रूपक अलंकार। आगे यहां तक समझ में? अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अगला देखते हैं। अब दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश, दिए गए संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश में से
किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए, हम आपको शुरुआत की लाइनें बता दे रहे हैं, लास्ट की लाइनें बता दे रहे हैं। ये स्टेंजा आप ये गद्यांश पूरा रट लीजिएगा। दिया वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी और दिया है सुविख्याता। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। और डैश 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 करके हम लास्ट वाला लिख दे रहे हैं। दिया है बहु प्रशंसन्ति। बहु और दिया प्रशंसन्ति। बहु प्रशंसन्ति दिया बेटा। ये पूरा देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर भी बाएं साइड में नजर आएगा पेपर, तो आप देखते रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद करते रहिएगा। और मान लीजिए स्क्रीन पर थोड़ा बहुत अगर अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो आप तुरंत ढूंढ लीजिएगा ये पाठ किससे लिया गया है। ये लाइन वाराणसी से लिया गया। किससे? वाराणसी से। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा इसमें? इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत के हिंदी के संस्कृत भाग से वाराणसी नगरी नामक पाठ से लिया गया है, यही तो होगा। और उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा, खंड खा का चौथा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब क्या है दिया? मरणम मंगलम। मंगलम यत्र विभूतिश्च। विभूषणम। विभूषणम। कौपीन यत्र कौशेयं। सा काशिकेन मीयते। अब देखिए, ये हमें करना है। क्या करना है? पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। किस पाठ से लिया गया है? किससे? वाराणसी से लिया गया है। अब देखिए, फिर कह रहा है इसका हमें क्या करना है? अनुवाद करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशेयं सा काशिकेन मीयते। इसका मतलब क्या है? वेरी गुड।
इसका मतलब क्या है, जहां मृत्यु को प्राप्त करना क्या है, मंगलकारी है। और भस्म जहां किसके समान हो, आभूषण के समान हो, वह क्या कहलाता है, वही क्या है, वाराणसी है। यानी जहां पर मरना क्या माना जाता है, मंगलकारी, और जहां पर भस्म कैसा माना जाता है, एक आभूषण की तरह माना जाता है। जिस प्रकार से हम आभूषण पहन लेते हैं, अपनी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से वाराणसी नगरी में क्या माना जाता है, मरना मंगलकारी माना जाता है। और क्या माना जाता है, जो भस्म है वो विभूषण का काम करते हैं। क्या करते हैं, यानी आभूषण का कार्य करने लगते हैं। ये फट से नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं अगला। देखिए बेटा, मैं बहुत ज्यादा बोर्ड पर नहीं लिखवा सकता हूं, क्योंकि एक मॉडल पेपर नहीं, हमें कई विषयों का मॉडल पेपर लेकर के चलना है। तो अगर हम इतना लंबा लिखवाने लगेंगे, इतनी लाइनें लिखवाने लगेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, एक ही मॉडल पेपर पढ़ाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो आप प्रश्नों को नोट करते रहिए, जो प्रश्नों की श्रृंखला मॉडल पेपर में आ रही है उसको नोट करते रहिए, और बढ़िया से पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां का दिया है भैया, का दिया है, अब आप नोट कर लीजिए। ये जीवन परिचय दिया है, नोट कर लीजिए। दिए गए लेखकों में से, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए, किसी एक का जीवन परिचय, किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए, जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। देखिए कौन कौन है, आ, बा, सा, ये 3 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नोट कर लीजिए, पहला है। दूसरा नोट कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तीसरा नोट कर लीजिए, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, नोट कीजिए जल्दी से। और खा दिया है भैया, ये तो का था, अब खा में से पूछ लेता है जीवन परिचय। दिया है, दिए गए कवियों में से, दिए गए कवियों में से, दिए गए कवियों में से, कवियों में से किसी एक का, किसी एक का, एक का जीवन परिचय देते हुए, जीवन परिचय देते हुए, देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए। पहला दिया है सूरदास, सूरदास। बा लिख लीजिए, तुलसीदास, तुलसीदास। और लिख लीजिए
हाँ, यहाँ थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है, यहाँ राम नरेश त्रिपाठी नहीं होगा, यहाँ लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ होगा सा में राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, नोट डाउन, जल्दी से नोट कीजिए। नोट किया? तो आगे देखते हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए आप लोग। अब देखिए, अब छठा क्वेश्चन दिया है आपको, श्लोक लिखने के लिए आएगा अपनी पाठ्य पुस्तक से। कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो नोट कर लीजिए, श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक में से, अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक, कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ना आया हो, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखिए, यहाँ हमने गलत लिख दिया था, यहाँ लिखिए होना चाहिए था, लिखिए हमने लिख दिया। अगला देख लीजिए, अब देखिए आपका आया हुआ है, हाँ, 7वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला दिया है ग्रामीण कह उपाहस्तकः। नोट कर लीजिए प्रश्न, ग्रामीणान का उपाहस लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, दिया दुर्मुखः कः आसीत्। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गा पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति। और खा दिया है गृहे सतः
गृह सतह मित्रम किम अस्ति। देखिए यहां पर हम बोर्ड पर सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर नहीं लिखवा पाएंगे। आप प्रश्नों को नोट करते रहिए, खूब रट्टा मारिए बढ़िया से। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर पूरे प्रश्नों को हम लिखवाने लगेंगे और उत्तर लिखवाने लगेंगे तो 2 घंटे में भी नहीं समाप्त होगा। तो मॉडल पेपर का मतलब हमारे पास ये नहीं है कि हम मतलब कोई डिजिटल बोर्ड है या अन्य कोई, हम उसको घुमाते जाएंगे और फीड रहेगा, हम खटाखट बताते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप प्रश्नों को नोट करते रहिए, नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से, नोट कर लीजिए, इसी में से कोई एक आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, निबंध लिखिए। ठीक, अब कौन कौन सा विषय है? का नोट कर लीजिए, खा नोट कर लीजिए, गा और नोट कर लीजिए घा। ठीक, का दिया है स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। खा दिया पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। गा दिया है पुस्तकालय, और खा दिया है देशभक्ति की महत्ता। देशभक्ति की महत्ता, ये आपका आएगा 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 9 नंबर का। नोट कर लीजिए, इसी में से कोई एक मतलब आएगा। अब दिया है आपका खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप मुक्ति दूत पढ़ डालिएगा। क्या पढ़ेंगे? मुक्ति दूत। मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रथम तृतीय सर्ग का, या फिर मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, ये सब नोट कर लीजिएगा, हम नोट करवा दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में मुक्ति दूत ही है। वैसे इसमें खंड काव्य में बहुत है, मुक्ति दूत है, अगर पूजा है, ज्योति जवाहर है, जय सुभाष है, मेवाड़ है, कर्मवीर है, तुमुल दिया है, मातृभूमि के लिए दिया है, और कर्ण है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में मात्र मुक्ति दूत ही है। क्या है? मुक्ति दूत। क्यों? तो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन दिया है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य, खंड काव्य के आधार पर, के आधार पर गांधी जी का, गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें ज्योति जवाहर का के रूप में दिया, हम खा वाला दे रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में खा वाला ही है, खा। ठीक, ये नोट कर लीजिए। फिर दिया मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखना है, अथवा करके दिया है। मुक्ति दूत
खंड काव्य के मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। ये नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया। तो आप इतना पढ़ लीजिए, आपका पूरा फंस जाएगा इसी में से, ठीक है ना। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरी तैयारी हिंदी का हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए और मॉडल पेपर लगातार हमारा चलता रहेगा। अवधेश सर जी का पहला गणित का मॉडल पेपर हो गया है। उसके बाद आपका क्या नाम है, विज्ञान पढ़ाया जा चुका है, एक मॉडल पेपर पढ़ाया जा चुका है। और उसके बाद गणित का अवधेश सर जी का हो गया, विज्ञान भी पढ़ा दिए हैं और अभी आज शायद अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आज हम अपना जो है ये हिंदी का पहला मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं। अब इसको तैयार करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का वीडियो यूट्यूब पर पड़ जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए। और ठंडी का महीना भी चल रहा है, ठंडी का महीना लगभग समाप्ति की तरफ चल रहा है। तो आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई कीजिए और परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और यहीं पर हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।